श्रोताओं नमस्कार। एक कहानी रोज की सीरीज में हमारी आज की कहानी है कमलेश्वर जी द्वारा लिखित कहानी खोई हुई दिशाएं। चलिए आज की कहानी को प्रारंभ करते हैं। सड़क के मोड़ पर लगी रेलिंग के सहारे चंदर खड़ा था। सामने दाएं बाएं आदमियों का सैलाब था। शाम हो रही थी और कनॉट प्लेस की बत्तियां जगमगाने लगी थी। थकान से उसके पैर जवाब दे रहे थे। कहीं दूर आया गया भी तो नहीं, फिर भी थकान सारे शरीर में भरी हुई थी। दिल और दिमाग इतना थका हुआ था कि लगता था वही थकान धीरे धीरे उतरकर तन में फैलती जा रही है। पूरा दिन बर्बाद हो गया। यही खड़ा सोच रहा था। घर लौटने को भी मन नहीं कर रहा था। आती जाती एक सी औरतों को देखकर मन और भी उबने लगता था। भूख पता नहीं लगी है या नहीं, वह दिमाग पर जोर डालता। सवेरे 8 बजे घर से निकला था। एक प्याली काफ़ी के अलावा तो कुछ पेट में गया नहीं, और तब उसे एहसास हुआ कि थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है। दिमाग और पेट का ऐसा तारतम्य हो गया है कि भूख भी सोचने से लगती है। निगाह दूर आसमान पर अटक जाती है, जहाँ चीलें उड़ रही हैं और मोजे की शक्ल में कटा हुआ आसमान दिखाई दे रहा है। उस गंदले आसमान के नीचे जामा मस्जिद का गुंबद और मीनार दिखाई पड़ रहा है। उनकी नोकें बड़ी अजीब सी लग रही हैं। पीछे वाली दुकानों से बाहर चोलियों का विज्ञापन है। रीगल बस स्टॉप के नीम के पेड़ों से धीरे धीरे पत्तियां झड़ रही हैं। बसें जूं जूं करती आती हैं, एक क्षण ठिठकती हैं, एक ओर से सवारियों को उगलती हैं और दूसरी ओर से निगलकर आगे बढ़ जाती हैं। चौराहे पर बत्तियां लगी हैं। बत्तियों की आंखें लाल पीली हो रही हैं। आसपास से सैकड़ों लोग गुजरते हैं, पर कोई उसे नहीं पहचानता। हर आदमी औरत लापरवाही से दूसरों को नकारता या झूठे दर्प में डूबा हुआ गुजर जाता है। और तब उसे अपना वह शहर याद आता है जहां से 3 साल पहले वह चला आया था। गंगा के सुनसान किनारे पर भी अगर कोई अनजान मिल जाता तो उसकी नजरों में पहचान की एक झलक तैर जाती थी। और यह राजधानी, जहां सब अपना है, अपने देश का है, पर कुछ भी अपना नहीं है, अपने देश का नहीं है। तमाम सड़कें हैं जिस पर वह जा सकता है, लेकिन वे सड़कें कहीं नहीं पहुंच जाती। उन सड़कों के किनारे घर हैं, बस्तियां हैं, पर किसी भी घर में वह नहीं जा सकता। उन घरों से बाहर फाटक हैं जिन पर कुत्तों से सावधान रहने की चेतावनी है, फूल तोड़ने की मनाही है और घंटी बजाकर इंतजार करने की मजबूरी। घर पर निर्मला इंतजार कर रही होगी। वहां पहुंचकर भी पहले मेहमान की तरह कुर्सी पर बैठना होगा, क्योंकि बिस्तर पर कमरे का पूरा सामान सजा होगा और वह हीटर पर खाना पका रही होगी। उन्मुक्त होकर वह हवा के झोंके की तरह कमरे में घुस भी नहीं सकता, और ना उसे बाहों में लेकर प्यार ही कर सकता है, क्योंकि गुप्ता जी अभी मिल से लौटे नहीं होंगे और मिसेज गुप्ता बेकारी में बैठी गप लड़ा रही होगी या फिर किसी स्वेटर की बुनाई सीख रही होगी। अगर वह चला भी गया तो कमरे में बहुत अदब से घुसेगा, फिर मिसेज गुप्ता से इधर उधर की 2-4 बातें करेगा। तब बीबी खाना खाने की बात कहेगी और खाने की बात सुनकर मिसेज गुप्ता घर जाने के लिए उठेंगी, और फिर उसके बाद बड़ी खिड़की का पर्दा खिसकाना पड़ेगा। किसी बहाने खुराना की तरफ वाली खिड़की को बंद करना पड़ेगा। घूमकर मेज के पास पहुंचना होगा और तब पानी का एक गिलास मांगने के बहाने वह पत्नी को बुलाएगा, और तब उसे बाहों में लेकर प्यार से यह कह सकने का मौका आएगा, बहुत थक गया हूं। लेकिन ऐसा होगा नहीं। इतनी लंबी प्रक्रिया से गुजरने से पहले ही उसका मन झुंझला उठेगा और यह कहने पर मजबूर हो जाएगा, अरे भाई खाने में कितनी देर है। सारा प्यार और समूची पहचान ना जाने कहाँ छिप चुकी होगी। अजीब सा बेगानापन होगा। बेकरी वालों
कि यहाँ भर्राई आवाज़ में रेडियो गा रहा होगा और गुलाटी के थके कदमों की खोखली आवाज़ जीने पर सुनाई पड़ेगी। गली में कोई स्कूटर आकर रुकेगा और उसी में से कोई बिन पहचाना आदमी किसी और के घर में चला जाएगा। मोटरों की मरम्मत करने वाले गैरेज का मालिक सरदार चाबियां लेकर घर जाने के इंतजार में आधी रात बैठा रहेगा, क्योंकि उसे 15 साल पुराने मैकेनिक पर भी शायद विश्वास नहीं है। और सामने रहने वाले बिशन कपूर के आने की आहट भर मिलेगी। पिछले 2 साल से उसने सिर्फ उसके नाम की प्लेट देखी है, बिशन कपूर जर्नलिस्ट, और उसकी शक्ल के बारे में वह सिर्फ यह जानता है कि सामने वाली खिड़की से जब बिजली की रोशनी छनने लगती है और सिगरेट का धुआं सलाखों से लिपट लिपट कर बाहर के अंधेरे में डूब जाता है, तो बिशन कपूर नाम का एक आदमी भीतर होता है। और सुबह जब उसकी खिड़की के नीचे अंडे का छिलका, डबल रोटी का रैपर और जली हुई सिगरेटें, तिलियां और राख बिखरी हुई होती है, तो बिशन कपूर नाम का आदमी जा चुका होता है। सोचते सोचते उसे लगा कि मोजे की बदबू और भी तेज होती जा रही है और अब रेलिंग के पास खड़ा रहना मुश्किल है। जेब से डायरी निकालकर उसने अगले दिन की मुलाकातों के बारे में जान लेना चाहा। अंग्रेजी दैनिक में पहले फ़ोन करना है, फिर समय तय करके मिलना है। रेडियो में एक चक्कर लगाना है, पिछला चेक रिजर्व बैंक से कैश कराना है और घर एक मनी ऑर्डर भेजना है। कल का पूरा वक्त भी इसी में निकल जाएगा, क्योंकि अखबार का संपादक परिचित नहीं है जो फौरन बुला ले और खुलकर बात कर ले। और कोई बात तय हो जाए, रेडियो में भी कोई 10 मिनट में तय नहीं हो सकती। और रिजर्व बैंक के काउंटर पर इलाहाबाद वाला अमरनाथ नहीं है जो फौरन चेक लेकर रुपया ला दे। डाक खाने पर व्यापारियों की चपरासियों की भीड़ होगी जो 10-10 मनी ऑर्डर के फॉर्म लिए लाइन में खड़े होंगे और एक कागज़ पर पूरी रकम और मनी ऑर्डर कमीशन का मीजान लगाने में मशगूल होंगे। उनमें से कोई भी उसे नहीं पहचानता होगा। एक क्षण की जान पहचान का सिलसिला सिर्फ पेन होगा जो कोई ना कोई 2 हरूफ लिखने के लिए मांगेगा और लिख चुकने के बाद अपना खत पढ़ते हुए वह बाएं हाथ से उसे कलम लौटाकर शायद धीरे से थैंक यू कहेगा और टिकट वाले काउंटर की ओर बढ़ जाएगा। और तब उसे झुंझलाहट सी हुई। डायरी हाथ में थी और उसकी निगाहें फिर दूर की ऊंची इमारतों पर अटक गई थी जिस पर बिजली की मुकुट जगमगा रहे थे, और उन नामों में से वह किसी को नहीं जानता था। इलाहाबाद में सबसे बड़े कपड़े वाले के बारे में इतना तो मालूम था कि पहले वह बहुत गरीब था और कंधे पर कपड़ा रखकर फेरी लगाता था, और अब उसका लड़का विदेश पढ़ने गया हुआ है। और वह खुद बहुत धार्मिक आदमी है जो अब माथे पर छापा तिलक लगाकर मनमाना मुनाफा वसूल करता है और कारपोरेशन का चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहा है। यहाँ कुछ भी पता नहीं चलता, किसी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। कनाट प्लेस में खुले हुए ऐलान हैं, तनहा पेड़ हैं और उन दूर दूर खड़े तनहा पेड़ों के भी नीचे नगर निगम की बेंचें हैं जिन पर थके हुए लोग बैठे हैं और लान में एक आध बच्चे दौड़ रहे हैं। बच्चों की शक्लें और शरारतें तो बहुत पहचानी सी लगती हैं, पर गोलगप्पे खाती हुई उनकी मम्मी अजनबी हैं, क्योंकि उसकी आंखों में मासूमियत और गरिमा से भरा प्यार नहीं है। उसके शरीर में मातृत्व का सौंदर्य और दर्प भी नहीं है। उसमें सिर्फ एक खुमार है और एक बहुत बेमानी और पिटी हुई ललकार है जिसे ना तो नकारा जा सकता है और ना ही स्वीकार किया जा सकता है। वह ललकार जब कानों में गूंजती है और सब बहरों की तरह गुजर जाती है। लान पर कुछ क्षण बैठने को मन हुआ, पर उसे लगा वहां भी कोई ठिकाना नहीं। अभी कल ही तो चोर की तरह दबे पांव घास में बहता हुआ पानी आया था और उसके कपड़े भीग गए थे। तनहा खड़े पेड़ों और उनके नीचे सिमटते अंधेरे में अजीब सा खालीपन है। तन्हाई ही सही, पर उसमें अपनापन तो है। वह तन्हाई भी किसी की नहीं है, क्योंकि हर 10 मिनट बाद पुलिस का आदमी उधर से घूमता हुआ निकल जाता है। झाड़ियों की सूखी टहनियों में आइसक्रीम के खाली कागज और चने की खाली पुड़ियाँ उलझी हुई हैं।
या कोई बेघर बार आदमी शराब की खाली बोतल फेंक कर चला गया है। डायरी पर फिर उसकी नज़र जम जाती है और शोर शराबे से भरे उस सैलाब में वह बहुत अकेला सा महसूस करता है और लगता है कि इस 3 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो उसका अपना हो, जिसकी कचोट अभी तक हो, खुशी का दर्द अब भी मौजूद हो। रेगिस्तान की तरह फैली तन्हाई है, अनजान सागर तटों की खामोशी और सूनापन है और पछाड़ खाती लहरों का शोर भर है, जिससे वह खामोशी और भी गहरी हो जाती। मोजे की शक्ल में कटा हुआ आसमान है और जामा मस्जिद के गुंबद के ऊपर चक्कर काटती हुई चीलें, औरतों का पीछा करते हुए फूल बेचने वाले और यतीम बच्चों के हाथ में शाम की खबरों के अखबार हैं। और तभी चंदर को लगा कि एक अरसा हो गया, एक जमाना गुजर गया। वह खुद अपने से नहीं मिल पाया, अपने से बातें करने का वक्त ही नहीं मिला। यह भी नहीं पूछा कि आखिर तेरा हाल चाल क्या है और तुझे क्या चाहिए। हल्की सी मुस्कुराहट उसके होठों पर आई और उसने हर शुक्रवार के आगे नोट किया, खुद से मिलना है, शाम 7 बजे से 9 बजे तक। और आज भी तो शुक्रवार ही है, ये मुलाकात आज ही होनी चाहिए। घड़ी पर नजर जाती है 7 बजा है, पर मन का चोर हावी हो जाता है। क्यों ना टी हाउस में एक प्याला चाय पी ली जाए। ना जाने क्यों मन अपने से मिलने से घबराता है, रह रहकर कतराता है। तभी उस पार से आता हुआ आनंद दिखाई देता है। वह उससे भी नहीं मिलना चाहता। बड़ा बुरा मर्ज है आनंद को। वह उस छूत से बचा रहना चाहता है। आनंद दुनिया में दोस्त खोजता है, ऐसे दोस्त को जिंदगी में गहरे न उतरे पर उसके साथ कुछ देर रह सके और बात कर सके। उसकी बातों में अजीब सा बनावटीपन है, वह बनावटीपन जो आदमी किताबों से सीखता है और उसे लगता है कि वही बनावटीपन खुद उसमें भी कहीं ना कहीं है। जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दर्जों में बैठ बैठ कर वह किताबों से जिंदगियों के मरे हुए ब्यौरे पढ़ रहा था और अब आज उसे लगता है कि वह सारा वक्त बड़ी बेरहमी से बर्बाद किया गया है। उसने उन खंडहरों में समय बर्बाद किया है जिनकी कथाएं अधपढ़े गाइडों की जबान पर रहती हैं, जो हर बार उन मरी हुई कहानियों को हर दर्शक के सामने दोहराते जाते हैं। यह दीवाने खास है। जरा नक्काशी देखिए, यहाँ हीरे जवाहरात से जड़ा सिंहासन था। यह जनाना हमाम है और यह वह जगह है जहाँ से बादशाह अपनी रियाया को दर्शन देते थे। यह महल सर्दियों का है, यह बरसात का, और यह हवादार महल गर्मियों का। और इधर आइए संभल के, यह वह जगह है जहाँ फांसी दी जाती थी। चंदर को लगा जिंदगी के 25 साल वह उन गाइडों के साथ खंडहरों में बिताकर आया है जिनकी जीवंत कथाओं को वह कभी नहीं जान पाया। सिर्फ दीवाने खास उसे दिखाया गया, नक्काशी दिखाई गई और जनाने हमाम में घुमाकर गाइड ने उसे फांसी वाले अंधेरे और बदबूदार कमरे में छोड़ दिया, जहाँ चमगादड़ लटके हुए बिलबिला रहे हैं और वह बहुत पुरानी ऐतिहासिक रस्सी लटक रही है, जिसका फंदा गर्दन में कस जाता है और आदमी झूल जाता है। और उसके बाद कंधे अंधे कुएं में फेंकी गई लाशें, सिर्फ वे लाशें रह जाती हैं। उसमें और उनमें कोई अंतर नहीं, और आनंद उनसे अलग नहीं है। चंदर कतरा जाना चाहता था, क्योंकि आनंद आते ही किताबी तरीके से कहेगा, यार तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत है, ब्रिल क्रीम लगाते हो, लड़कियां तो तबाह हो जाती होंगी। और तभी चंदर को सामने पाकर आनंद रुक गया। हेलो, यहाँ कैसे? क्यों लड़कियों पर जुल्म ढा रहे हो? सुनकर उसे हंसी आ रही। किधर से आ रहे हो? डायरी जेब में रखते हुए वह पूछता है। आज तो यूं ही फंस गए, आओ एक प्याला काफी हो जाए, आनंद कहता है। फिर एक क्षण रुककर वह दूसरी बात सुझाता है, या और कुछ। चंदर इसका मतलब समझकर ना कर देता है। वह जोर देता है, चलो फिर आज तो हो ही जाए, क्या रखा है इस जिंदगी में। कहते हुए वह झूठी हंसी हंसता है
और धीरे से हाथ दबाकर पूछता है, प्लीज इफ़ यू डोंट माइंड, कुछ पैसे हैं? उसके कहने में कोई हिचक नहीं और ना उसे शर्म ही आती है। बड़ी सीधी सी बात है, पैसे कम है। अच्छा पार्टनर, मैं भी इंतजाम करके आया। वह विश्वास को गहराता हुआ कहता है, यहीं रुकना, चले मत जाना। और वह जाता है तो फिर नहीं आता। चंदर यह पहले से जानता है। कुछ देर बाद वह टी हाउस में घुस जाता है और मेजों के पास चक्कर काटता हुआ कोने वाले काउंटर से सिगरेट का पैकेट लेकर एक मेज पर जम जाता है। हेलो, कोई एक अधजाना चेहरा कहता है। बहुत दिनों बाद इधर आना हुआ। और वह भी वहीं बैठ जाता है। दोनों के पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। टी हाउस में बेपनाह शोर है, खोखली हंसी के ठहाके हैं और दीवार पर एक घड़ी है जो हमेशा वक्त से आगे चलती है। 3 रास्ते बाहर की ओर जाने के लिए हैं और चौथा रास्ता बाथरूम जाता है। बाथरूम के पार्ट्स में फिनाइल की गोलियां पड़ी हैं और गैलरी में एक शीशा लगा हुआ है। हर वह आदमी जो बाथरूम जाता है उस शीशे में अपना मुंह देख कर लो।